प्रिय छात्रों, पुनः हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको कक्षा 9वीं के हिंदी कुमार भारती के 7वें पाठ मातृभूमि का मान, इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। बच्चों, ध्यानपूर्वक वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको पूर्णतः इसके आशय आपको समझ में आएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको और भी बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यह एक एकांकी है। एकांकी मतलब होता है वन एक्ट प्ले, यानी किसी एक अंकन, यानी किसी एक कहानी के किसी एक अंक का जिसमें चित्रण किया जाता है वह एकांकी कहलाता है। यानी किसी एक घटना का एक ही समय में वर्णन करना वह क्या कहलाता है? एकांकी कहलाता है। इसके एकांकीकार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। उनका नाम क्या है? हरिकृष्ण प्रेमी। बच्चों, इसमें कुछ पात्र दिए गए हैं। उन पात्रों द्वारा जो है इस एकांकी का चित्रण किया गया है। राव हेमू जो है वह बूंदी का शासक है। बूंदी जगह का नाम है, स्थान का नाम है। अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति। महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक। वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही है जो बूंदी का रहने वाला है। बूंदी का वह बच्चों का है रहने वाला। चारणी और वीर सिंह के साथी। तो पहला दृश्य है बच्चों, पहले दृश्य में राव हेमू मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इस लेसन में बताया गया है कि स्वाभिमान जो होता है, स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी चीज़ें नहीं होती। और ख़ासकर जब राष्ट्र के लिए आप स्वाभिमानी हो जाते हैं तो आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। हर एक व्यक्ति को स्वाभिमान रखना चाहिए। एक ही मनुष्य का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है वह स्वाभिमान ही होता है। स्वाभिमान बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्वाभिमान। तो चलिए बच्चों, देखिए उसी स्वाभिमान की एक कथा जो है इसमें दर्शाई गई है इस वन एक्ट प्ले में। अभय सिंह महाराव सिसोदिया वंश हड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। राव हेमू बोलता है, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हो? अभय सिंह बोलता है, महाराज, हम राजपूतों के छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। राव हेमू बोलता है, और यह केंद्र है चित्तौड़। अभय सिंह बोलते, महाराज, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह महाराणा लाखा है। हेमू बोलता है, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। अभय सिंह बोलता है, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। राव हेमू बोलता है, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं है। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणा का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना यह पसंद नहीं करता। अभय सिंह, तो मैं जाऊं? राव हेमू बोलता है, आपकी इच्छा। दूसरा दृश्य आता है, पट परिवर्तन होता है, पर्दा खुलता है, लाखा का प्रवेश है। इस बार मुट्ठी भर हड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को चिंता कितनी ठोस पहुंची है यह मेरा हृदय जानता है। अभय सिंह का प्रवेश होता है, महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक है। महाराणा सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हम निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। अभय सिंह बोलता है, हड़ाओं ने तो रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबरा कर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। इसमें आपका क्या अपराध है? और इसमें मेवाड़ के गौरव में
कमी आने का कौन सा कारण है? महाराणा बोलते हैं, जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे। यह कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह जी, मैं आपके अपने मस्तक के इस कलंक के टीक को धो डालना चाहता हूँ। अभय सिंह मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत है, तैयार है बच्चों। महाराणा, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन अब पहुँचा है। महारावल बप्पा का वंशज है। लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूँगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। अभय सिंह महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग के विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? अंतिम विजय हमारी ही होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे, इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप न करें। महाराणा बोलते हैं, आप क्या कहते हैं सेनापति, मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी या? मैं जानता हूँ कि इस बात की हाल की युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जात वीरता में हम लोगों से किस प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है और पूर्ण होनी चाहिए। नेपथ्य में गान, नेपथ्य होने में तो होता है बच्चों, पर्दे के पीछे जो है लोग कुछ गान करते हैं, गाते हैं। ये सागर से रत निकाले, युग युग से है गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला, ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। गाते गाते चारणी का प्रवेश होता है पीछे से। महाराणा, तुम कुछ गा रही थी चारणी, तुम संपूर्ण राजस्थान की को एकता की श्रृंखला में बात कर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो इस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों में दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। चारणी, यह आप क्या कहते हैं? महाराणा, मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यप आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ से उन्नत हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दोनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता यानी गलती बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे। महाराणा, चारणी, तुम बहुत देर से आई। चारणी, अभय सिंह चारणी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी से गढ़ के जीत नहीं लेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। चारणी, दुर्भाग्य को सोचकर महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभचिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। अभय सिंह की तो महाराणा प्रताप, महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी चाहिए। चारणी, उसका एक ही उपाय है, वह है कि यह ही पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा, अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उनका विध्वंस करने के व्रत का पालन करूंगा कि हाड़ाओं को उनकी उदंडता का दंड दिए बिना मेरे मन में संतोष न होगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने की व्यवस्था करे। सबका प्रस्थान होता है, वहाँ से पट परिवर्तन होता है, तीसरा दृश्य आता है। अभय सिंह, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? महाराज, निसंदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर ली थी, उससे तो छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। अभय सिंह, शीघ्र ही बूंदी के पठारों की सिसोदिया का सिंहासन होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा प्रतिरोध करने वाला चाहिए। अभय सिंह, मैंने सोचा कि दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएं जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चलें। ये दोनों प्रस्थान करते हैं। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी, हाँ सरदार, है हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह, और तुम जानते हो कि हम महाराणा इस गढ़ को जीत कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपने मातृभूमि का अपमान होने देंगे? क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा, किंतु नहीं, किंतु यह तो नकली बूंदी है।
वीर सिंह धिक्कार है, तुम्हें नकली बूंदी भी प्राणों से ही अधिक प्रिय है। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि खेल के केवल खेल ही नहीं रहेगा। तीसरा साथी, लेकिन सरदार हम लोग महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा के व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। वीर सिंह, और इस जन्मभूमि धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब किसी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ तो हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला लिया, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आया, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। पहला, निश्चय ही कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह, मेरे वीरों, प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हुए इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ के राज पताका को स्थापित न होने देंगे। सब लोग हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज फहराने नहीं देंगे। वीर सिंह बोलता है, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बुद्धि आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बुद्धि में ऐसे मान के धनी पैदा होते, उस पर संसार आशीर्वाद के फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। पट परिवर्तन होता है। चौथा दृश्य आता है, महाराणा सूर्य डूबने को आया है। यह कैसी लज्जा की बात है, हमारी सेना बूंदी की नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह, हाँ महाराणा, हम जो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। यहाँ भी अच्छा हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष न होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों को कि किसी प्रकार की रक्षा हो पाती। अभय सिंह, कुछ क्षणों के लिए सफ़ेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह उसके साथ के लिए प्रशंसा की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो, किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर नहीं, निष्प्राण नहीं हैं कि अपने आँखों से बूंदी का अपमान होते देखे। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। महाराणा, निश्चय ही इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। मैं जानता हूँ कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह भूमि जहाँ ऐसे सिंह पैदा होते हैं। जोर का धमाका व प्रकाश होता है। महाराणा, अरे देखे अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। बूंदी के मतवारे सिपाही सदा के लिए सो गए। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ की पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। अभय सिंह का प्रस्थान। महाराणा, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई। व्यर्थ के दम्भ अभिमान ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। चाणी का प्रवेश होता है। महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने सिर के कलंक का टीका धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। महाराणा, चाणी क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम ऐसे दुखी करती हो? वीर सिंह की वीरता के मेरे हृदय में द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर पर्दा हटा दिया है। तो क्या महाराणा, अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? महाराणा, सौ के पास बैठ। चाणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। किंतु क्या बूंदी के राव हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज भी दुर्घटना को भूल सकता है? राव हेमू का प्रवेश। क्यों नहीं महाराणा, हम युग एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा है न कोई महाराजा।
सब देश जाति वंश और मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हम सब के हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक यानी अलग हो सकते हैं। वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान रखना करना सिखाया। महाराणा निश्चय ही महाराज हम संपूर्ण राजपूत जात की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे मस्तक झुकाते हैं। पटा पेच होता है यानी पर्दा बंद होता है। उसी के साथ जो है बच्चों यह लेसन समाप्त हुआ। तो बच्चों देखिए जो है इसमें वही दर्शाया गया है कि स्वाभिमान जो होता है इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। स्वाभिमान को हमको कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। हम स्वाभिमानी बनना चाहिए। यही सबसे मानवता का सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा धर्म होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।